नमस्कार। फ़िलहाल हम हैं उस वेबसाइट पर जिसके बारे में मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता दिया हुआ था। झारखंड में झारखंड राज्य फसल राहत योजना लागू हो गई है। इस योजना के अंतर्गत में अब अगर किसी भी प्रकार की आपदा के कारण से, प्राकृतिक आपदा के कारण से अगर किसानों का फसल नष्ट होता है तो उन्हें बिना किसी प्रीमियम भुगतान किए हुए बीमा राशि दी जाएगी, यानी किसानों को एक प्रकार से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको इस पोर्टल पर आना है, इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आपको पंजीकरण करना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे पंजीकरण करने में, कैसे आप पंजीकरण करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा, मैं सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो को लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि योजना में क्या क्या जो है वो चीज़ें कही गई हैं। कुल मिलाकर के 48 पन्नों की एक जो है वो यहाँ पर मार्गदर्शिका जारी की गई है, जिसके माध्यम से जो है वो आप यहाँ पर सारे चीज़ों को देख सकते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर दिशा निर्देश के कॉलम में आप जाइएगा और यहाँ पर सर्कुलर लिखा हुआ है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको वो सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया हुआ है। अब मैं मुख्य बातों को आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सीधे पेज नंबर 7 पर आ जाइए। इसमें 48 पन्नों का ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है। पेज नंबर 7 पर आ जाइए। पेज नंबर 7 पर लिखा हुआ है किसानों को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का फसल बीमा प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी आपको किसी भी प्रकार से जो है वो भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई जो है वो प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बीमा राशि ऐसे ही मिलेगा। उद्देश्य यहीं पर लिख दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सार्वजनिक धन और किसानों की कल्याण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना के नाम की एक नई योजना घोषणा की गई है और यह योजना का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण से फसल क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। झारखंड राज्य फसल राहत योजना फसल बीमा योजना न होकर फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जाने वाली एक क्षतिपूर्ति योजना है। यानी ये एक प्रकार से हम लोग इसको बीमा योजना ना कहें, क्योंकि बीमा योजना में प्रीमियम लिया जाता है तब आपको राशि प्रदान की जाती है, लेकिन आपको इसमें किसी भी प्रकार से कोई प्रीमियम देना नहीं है। यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है कि फसल बीमा प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी आपका अगर फसल क्षति होता है, फसल अगर नुकसान होता है तो वैसी स्थिति में आपको जो है वो सीधे किसानों को जो है वो डीबीटी के माध्यम से सरकार के द्वारा रुपये का भुगतान किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने रुपये का भुगतान होगा, क्या क्या इसमें नियम एवं शर्तें हैं, उन सभी चीज़ों के हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये 48 पन्ने का डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 7 पर आपको दिख गया, यहाँ पर भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर। अगर हम पेज नंबर 13 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन से किसान जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब क्या है इसका योग्यता, कौन से किसान इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत में लघु एवं सीमांत, रैयत और गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान जो है वो शामिल हो सकते हैं। लघु मतलब छोटा, सीमांत मतलब बिल्कुल छोटा, जितने भी रैयत हैं वो, और साथ ही गैर रैयत मतलब जो रैयत नहीं है, मतलब रैयत उनको बोलते हैं जिनके पास ज़मीन होती है। अगर आप रैयत नहीं भी हैं, किसी दूसरे की ज़मीन पर अगर आप खेती करते हैं तो भी आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं। मतलब आप छोटे किसान हैं या थोड़ा सा बड़े किसान हैं, बिल्कुल छोटे किसान हैं, आपके पास ज़मीन है नहीं है, आप दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं, फिर भी आप इसमें जो है वो रजिस्टर हो सकते हैं। रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते हैं, पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वो सारे किसान इसमें जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। जो गैर रैयत किसान है, जो दूसरों की ज़मीनों पर खेती करते हैं, वो भी इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। बस एक नियम है कि झारखंड राज्य का वो नागरिक होना चाहिए और किसान की आयु जो है वो 18 साल से अधिक होना चाहिए। किसान के पास जो है वो आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में एक दिया हुआ है सिस्टम, लेकिन वो काफ़ी पेचीदा है। इससे बढ़िया ये है कि आजकल आधार सबके पास है, तो आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आप सरकारी या गैर मजरूआ ज़मीन पर खेती करने वाले किसान हैं तो आपको जो है वो राजस्व विभाग से एक बंदोबस्ती पट्टा या अन्य दस्तावेज, ये सब जो आपके पास होगा वो आपको ज़रूरत पड़ने वाला है इसमें, तब जाकर के आप इसमें कर सकते हैं। और कम से कम जो है वो 10 डिसमिल और अधिक से अधिक जो है वो
5 एकड़ भूमि पर आप खेती करते हैं तभी निबंधन करा सकते हैं। अगर आप 10 डिसमिल से कम ज़मीन पर अगर आप खेती करते हैं तो वैसी स्थिति में आप इसमें निबंधन नहीं करा सकते हैं। 10 डिसमिल से अधिकतम 5 एकड़ तक, 5 एकड़ से अधिक नहीं। और यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगा, मतलब आप चाहे तो इसमें रजिस्टर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रजिस्टर करना ही होगा, बाध्य नहीं है। और इस योजना का एक जो महत्वपूर्ण यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला, पहाड़िया जनजाति, आदिम जनजाति, इन सभी को इसमें जो है वो लाभ दिलाने का अधिकतम प्रयास करना है, ये इसमें लिखा हुआ है। अब कुछ अपवाद भी लिखा हुआ है, कौन कौन लोग इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी ना हो, और सरकारी नौकरी में अगर आपका ग्रुप डी है तो फिर चलेगा, ग्रुप डी वाले किसान इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, ग्रुप 4 और ग्रुप डी के कर्मी को छोड़ करके, मतलब ये सारे लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जिनका पेंशन 10,000 से अधिक मिलता है प्रति माह, वो इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप डी, ग्रुप 4 और MTS, उसको पेंशन अगर 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी मिलता हो तो वो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। यानी सरकारी नौकरी वाले रजिस्टर नहीं कर सकते हैं जो ग्रुप डी के ऊपर में है। ग्रुप A, B, C के किसान इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। ग्रुप डी के किसान जो नौकरी में है ग्रुप डी में, वो रजिस्टर इसमें कर सकते हैं। और इनकम टैक्स भरने वाले भी इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब भी इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 16 के ऊपर, जिसमें शर्तों के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 16 में कुछ शर्तें लिखी हुई हैं कि अगर युद्ध, नाभिकीय जोखिम, इन सबों के कारण से अगर फसल का नुकसान होता है तो आपको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। अगर दुर्भावनापूर्ण क्षति, मतलब आप योजना का लाभ उठाने के लिए अपने फसल को बर्बाद कर दीजिएगा तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप अवैज्ञानिक तरीकों से खेती करते हैं, जैसे तैसे आप बुआई वगैरह कर देते हैं, तो फिर आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। जंगली जानवरों के कारण से अगर आपका फसल नष्ट होता है तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें जो नियम है। अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि DBT के माध्यम से जो है वो किसानों को इसमें लाभ दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसके लिए PFMS पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा और वहीं से आपके खाते में सीधे पैसा भेजा जाएगा। अब मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूँ पेज नंबर 17 के ऊपर। ये 17 नंबर पर आप देख सकते हैं किसानों को किस प्रकार से इसमें रजिस्टर करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। एक पात्र किसान निम्नलिखित तरीकों से इस योजना के अंतर्गत में पंजीकरण करा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि किसान को जो है वो इस पोर्टल पर आना है, ये वाला जो वेबसाइट दिख रहा है इस पर आना है। और इस पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर किसान पंजीकरण, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको अपना ID और पासवर्ड मिल जाएगा और उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करना है और फिर इसमें आपको सारे डिटेल्स को भर देना है। मैं उस पर भी आपको बताऊँगा और भी डिटेल से। अभी फ़िलहाल यहाँ पर चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा। वो आवेदन पत्र जो है वो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक ये वाला है जिसमें आपको घोषणा पत्र है ये, और दूसरा जो है ये वाला पत्र है जो आवेदन पत्र है। ये वाला पत्र को आपको भरना है। ये वाला जो आप फॉर्म देख रहे हैं इसको आपको भरना है। यहाँ देखिए मुखिया, ग्राम प्रधान, इन सबों से साइन कराना है। यहाँ आपके हल्का कर्मचारी या राजस्व कर्मचारी से साइन कराना है। यहाँ आपको खुद साइन करना है और इस फॉर्म में पूरा का पूरा डिटेल भरना है। ये घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र सह शपथ पत्र जो है इसमें आपको जो है वो सारे डिटेल को डालना है। इसमें भी मुखिया वगैरह के बारे में मुखिया से अनुशंसा कराना है, उनका हस्ताक्षर और मुहर होना चाहिए, यहाँ किसान का साइन होना चाहिए। ये सभी चीज़ों को आपको अपलोड करना है। ये सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो अब हम चलते हैं पुनः यहाँ पर। तो आपको एक आवेदन पत्र भरना है। उसके बाद जोत का विवरण, मतलब कितने क्षेत्र पर आपने फसल बोई है उसका विवरण आपको डालना है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, बैंक खाता या FSC कोड, ये सभी चीज़ों को ठीक तरीके से भरना है, गलत नहीं भरना है। और आवेदक के आधार कार्ड का हार्ड कॉपी, बैंक खाता और जिसमें IFSC कोड और नाम स्पष्ट रूप से दिखे, और मुखिया द्वारा, मुखिया, ग्राम प्रधान, राजस्व कर्मचारी या फिर CO के द्वारा निर्गत आपको वंशावली अपलोड करना है। एक बार ध्यान से सुन लें, किसी से भी आप करवा सकते हैं, चाहे तो मुखिया या फिर ग्राम प्रधान या फिर आपका जो राजस्व या हल्का कर्मचारी है या फिर CO, अगर कहीं से भी आप वंशावली सत्यापित करा करके अपलोड कर देते हैं
तो फिर वो मान्य होगा। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट को ज़रूर अपलोड कर दें, तभी जा करके आप इसमें जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, अपना आधार कार्ड, अपना बैंक खाता, ज़मीन का पर्चा या जो भी खतियान वगैरह है वो सब, इसके अलावे एक घोषणा पत्र ये वाला, और इसके अलावे ये वाला फॉर्म, और मुखिया, ग्राम प्रधान, राजस्व कर्मचारी या फिर सीईओ के द्वारा निर्गत आपको वंशावली अपलोड करना है। वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है, तभी जाकर के आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, अन्यथा आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफ़ी आसान है। जो पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं भर सकते हैं वो इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है और हार्ड कॉपी वगैरह इन सबों को जो है वो आवेदन पत्र पर स्कैन करके अपलोड कर देना है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावे यहाँ पर और भी कुछ कुछ लिखे हुए हैं कि अगर आप नहीं कर, स्वयं अगर कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो वैसी स्थिति में जो है वो आपको अपना नज़दीकी जो भी CSC सेंटर है, जो भी प्रज्ञा केंद्र है, वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 40 रुपये जो है, यहाँ पर एक शुल्क भी लिखा हुआ है कि 40 रुपये जो है वो इसका शुल्क है। और इसके लिए जो है वो आप अगर स्वयं कर सकते हैं इस वेबसाइट पर आकर के अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो वैसी स्थिति में आप जो है वो लैम्प्स, पैक्स भी जा सकते हैं, पैक्स से भी करा सकते हैं, CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर से भी जाकर के आप करा सकते हैं। आप जैसे इसमें आवेदन कर देंगे, आप जैसे ऑनलाइन इसमें कर देंगे तो आपको जो है एक पंजीकरण संख्या आपको दे दिया जाएगा। पंजीकरण संख्या मिलने के बाद आप जो है वो, और ये पंजीकरण संख्या किसान के मोबाइल नंबर पर भी जाएगा। मोबाइल नंबर इसमें आवश्यक है, मोबाइल नंबर आपको देना ही होगा और उस पर जो है वो पंजीकरण संख्या जाएगा, जिसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकेंगे इसमें। अब हम चलते हैं पेज नंबर 18 पर। यहाँ प्रक्रिया लिखी हुई है। प्रक्रिया में क्या है, सबसे पहले आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वो चल जाएगा कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी जो है उनके लॉगिन में। वहाँ से वो अगर आपके आवेदन को देखते हैं, अगर ठीक है तो फिर वहाँ CI यानी अंचल निरीक्षक के लॉगिन में भेजा जाएगा। अगर वहाँ से भी आपका पास हो जाता है तो CO के लॉगिन में जाएगा। CO सर भी आपका अगर पास कर देते हैं तो वैसी स्थिति में AC सर के यहाँ जाएगा। AC सर अगर पास कर देते हैं तो DC सर के पास जाएगा, और DC सर अगर पास कर देते हैं तो वैसी स्थिति में जो है वो DLCC जो है वो 2% किसानों की सूची सौंपेंगे और तब जाकर के आपको इसका लाभ मिल जाएगा। पहले आकलन होगा कि कितने % फसल जो है वो नष्ट हुआ है, तब जाकर के मिलेगा। अगर कहीं से आपका आवेदन अस्वीकृत होता है, मान लीजिए कि आपने आवेदन किया और आपको CI यानी अंचल निरीक्षक से आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपके मोबाइल पर जो है वो मैसेज जाएगा और फिर आपको पुनः अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह को बोलेगा। और अंचल निरीक्षक उसमें आपको कारण भी बताएंगे कि किस कारण से आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट किया गया है। वो सारे कारण जो है वो लिखित रूप में होंगे। फसल का आकलन होगा, आकलन होने के बाद ही आपको जो है वो इसका लाभ दिया जाएगा। मतलब अलग अलग जो है वो जो सरकार की अलग अलग कमेटियां हैं वो सारा आकर के फसलों का पहले आकलन करेंगे कि कितना % नुकसान हुआ है, तब जाकर के वो आपको इसका लाभ देंगे। कितना आपको पैसा मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। कम से कम 20% फसल नुकसान होगा तभी जाकर के आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा मिलेगा ही नहीं। मतलब 20% फसल नुकसान होना चाहिए तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। 20% से अधिक हो तब तो और ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। कितना मिलेगा वो भी आप यहाँ देख लें। आप जितना भरते हैं उस अनुसार से, मान लीजिए आपका फसल 20% नुकसान होता है तो 3000 रुपया प्रति एकड़ के दर से दिया जाएगा। अगर आपने 1 एकड़ फॉर्म में भरा है तो आपको 3000 रुपये मिलेगा। अगर आपने हाफ एकड़, आधा एकड़ भरा है तो आपको 1500 रुपया ही मिलेगा। मतलब उसी अनुपात में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका फसल 21 से 25% नुकसान हुआ है तो 3075 रुपया प्रति एकड़ मिलेगा और उसी अनुपात में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ आपके सामने लिस्ट है, इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। कम से कम 10 डिसमिल से लेकर के 5 एकड़ तक ही ज़मीनें होना चाहिए। ये यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है कितना रेट मिलेगा, कितना % नुकसान होने पर, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कम से कम आपको 200 रुपया ज़रूर मिलेगा। अगर कम से कम अगर मिलता है तो 200 रुपया ज़रूर मिलेगा। तो इस अनुसार से आप वीडियो को पॉज करके यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। किसी भी प्रकार से अगर इसमें अन्य भी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कम से कम इसमें जो है वो DBT के माध्यम से पैसा आपको दिया जाएगा। और अगर किसी प्रकार की आपको कोई शिकायत होती है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश से
आपको जो है वो किसी से अस्वीकृत कर दिया गया या किसी अन्य कारणों से अगर आपको दिक्कत होती है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। और शिकायत करने के लिए 4 स्तरीय कमेटी बनाई गई है। ये 4 स्तरीय कमेटी कौन कौन से है? एक पंचायत स्तर की कमेटी, एक प्रखंड स्तर की कमेटी, एक जिला स्तर की कमेटी और एक राज्य स्तर की कमेटी। मतलब ये 4 कमेटी है जहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। आप अपने पंचायत में भी इसका शिकायत कर सकते हैं पंचायत सचिव के पास। उन्हें जो है वो पंचायत स्तर पर उन्हीं के पास आपको शिकायत करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो शिकायत से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, आप इसे भी ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप चलते हैं टाइम लाइन के ऊपर थोड़ा सा, और टाइम लाइन जो है वो पेज नंबर 40 में दिया हुआ है। तो हम चलते हैं पेज नंबर 40 पर। यह है पेज नंबर 40 जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कब इसका आकलन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लेट लिखा हुआ है। खरीफ के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में, रबी के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में, इस प्रकार से यहाँ पर टाइम लाइन भी लिखा हुआ है। खैर जब भी होगा आपको जो है वो इसका लाभ मिल जाएगा। डीबीटी के माध्यम से आपको पेमेंट जो है वो मिल जाएगा, और पेमेंट जो है वो केवल आपके खाते में ही किया जाएगा, अन्य कोई तरीका नहीं है पेमेंट करने का। इस बात को आप ध्यानपूर्वक याद रखें। मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर आप एक ही तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, दोनों में एक ही तरीका है, बस देखने में एक छोटा है एक बड़ा है। यहाँ कैसे आपको पंजीकरण करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको किसान पंजीकरण के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके सामने खुलेगा। इस प्रकार से आपको अपना नाम भरना है, आधार नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, OTP आएगा, OTP को वेरीफाई कर लेना है। OTP आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा फॉर्म, जहाँ पर आपको सारा डिटेल डाल देना है। आधार नंबर वगैरह तो पहले ही पूछ लिया जाएगा, यहाँ अकाउंट नंबर वगैरह, और आप किस जगह से हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको आईडी मिल जाएगा। ये देख सकते हैं पंजीकरण संख्या आपको मिल जाएगा, मोबाइल नंबर आपका ये रहेगा। इस प्रकार से आप जो है वो इसमें मिल जाएगा। पासवर्ड यहीं पर आपको सेट करने के लिए कहा जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड सेट करने के बाद जो है आपको जब आईडी वगैरह मिल जाएगा, पासवर्ड भी मिल जाएगा, तो आपको लॉगिन करना है। जो किसान लॉगिन का जो ऑप्शन आता है उसके ऊपर जाकर के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये सारा डिटेल यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर बैंक पासबुक को अपलोड करना है, उसको स्कैन करके ठीक तरीके से अपलोड करना है, और कोशिश करें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जेरॉक्स डॉक्यूमेंट अपलोड ना करने की कोशिश करें। आधार कार्ड अपलोड करना है, बैंक खाता अपलोड करना है, दोनों चीज़ों को अपलोड कर देना है। इन दोनों को अपलोड करने के बाद दोनों जब अपलोड हो जाएगा, जिसे आप बाद में देख भी सकते हैं कि आपका अपलोड सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, तो तीन कॉलम रहेगा, एक भूमि विवरण, एक भूमि विवरण और फसल, और एक भूमि फाइल और फसल, ये 3 प्रकार का रहेगा। उसके बाद आपको भूमि का विवरण जोड़ना है। भूमि विवरण जोड़ने के बाद आप जो है उसका भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, मतलब मैंने आपको फॉर्म दिखाया, फॉर्म और घोषणा पत्र, ये 2 चीज़ों को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद ज़मीन का जो है वो कागजात भी अपलोड करना है, जैसे खतियान या पर्चा वगैरह जो भी है, वंशावली आपको अपलोड करना है। अगर आप किसी सरकारी ज़मीन पर खेती करते हैं तो जो पट्टा है वो अपलोड करना है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ये इसमें अपलोड नहीं करना है। घोषणा प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, सेम यही वाला घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये सारे चीज़ों को अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घोषणा पत्र यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, आपका काम पूरा हो जाएगा। जैसे ही ये सारे घोषणा पत्र को आप अपलोड करते हैं, आपका कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। एक से अधिक फसलों को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं फसल जोड़े का भी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके लिए जो है वो आपको अलग अलग तरीके से फिर से दूसरा फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा। भी आपको सारे डिटेल को लेकर के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है वो आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेना है। इस प्रकार से आपके सामने प्रिंट आएगा, इसे प्रिंट आउट आपको कर लेना है। किसी भी प्रकार से अगर आपको समस्या हो तो यहाँ पर आप इस ईमेल पर ईमेल भी कर सकते हैं, या इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर भी आपको संपर्क नंबर मिल जाएगा, ये संपर्क करें, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम में दिख रहा है, इंग्लिश मीडियम में देखने के लिए आपको यहाँ से क्लिक करना होगा, तब जाकर के आप इसे इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। सभी प्रकार का लिंक, ये जो किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है इसका भी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
ये है घोषणा पत्र, इसका भी लिंक मिल जाएगा। ये है फॉर्म, और फॉर्म में एक जो इंटरेस्टिंग बात लिखी गई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक फसल एवं एक प्लॉट के लिए आवेदन पत्र, यानी एक फसल के लिए ये एक ही आवेदन पत्र होगा, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र अपलोड करना होगा।